नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे दुनिया मेरी मुट्ठी में, जो कि राम रहीम की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। तुम ठीक कहते हो, आओ अंदर चले और अपनी तैयारी पूरी करें। हम रात की फ्लाइट से ही ग्रीनलैंड के लिए रवाना हो जाएंगे। फिर वे दोनों दरवाजा बंद करने के बाद अंदर चले गए। रात 11 बजे राम ने एक टैक्सी कॉल की और वे दोनों उसमें बैठकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। लेकिन अभी टैक्सी ने 1 मील का रास्ता ही तय किया था कि तभी ड्राइवर की गुर्राहट भरी आवाज राम रहीम के कानों से टकराई। तुमने हमारी चेतावनी की परवाह ना करके अच्छा नहीं किया है। वाट, कौन हो तुम? तभी चालक की गर्दन मशीनी अंदाज में घूम गई। चालक के चेहरे पर नजर पड़ते ही रहीम चीख उठा, भूत! ओह! अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। कहने के साथ ही कंकाल का चेहरा घूमकर यथापूर्व हो गया। दूसरे पल टैक्सी की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि राम रहीम को अपनी मौत स्पष्ट नजर आने लगी। अब क्या होगा राम, ये तो अपने साथ साथ हमें भी मरवाएगा। हिम्मत से काम लो रहीम, जैसे ही कोई मोड़ आए दरवाजा खोलकर बाहर कूद जाओ। इतनी तेज दौड़ती टैक्सी से कूदे तो हड्डी पसली का सलामत रहना नामुमकिन है। हमारे बचने का अब सिर्फ यही एक रास्ता रह गया है। लापरवाही मत करना, देखो सामने एक मोड़ आ रहा है, तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूं। फिर जैसे ही मोड़ पर टैक्सी ने टर्न किया, राम रहीम अपनी अपनी साइड के दरवाजे खोलकर बाहर कूद गए। चर! सड़क पर गिरते ही राम रहीम कुशल नटों के समान उछलकर अपने पैरों पर खड़े हो गए। रहीम, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तभी दूर जाती टैक्सी धमाके के साथ आग की लपटों में घिर गई। ये टैक्सी में विस्फोट कैसे हो गया राम? लगता है चालक रोबोट में टाइम बम फिट था। थैंक्स गॉड, हम सही समय पर टैक्सी से कूद गए, वरना हमारी मौत निश्चित थी। अब क्या होगा राम? जब तक हम एयरपोर्ट पहुंचेंगे हमारी फ्लाइट निकल चुकी होगी। तुम ठीक कहते हो, लेकिन पीपी। ओह! अभी राम अपनी बात पूरी भी ना कर पाया था कि पीछे से आते वाहन के हॉर्न की आवाज सुन चौंक पड़ा। फिर वे जैसे ही मुड़े, एक कार उनके करीब पहुंचकर रुक गई। कार से एक अजनबी व्यक्ति ने उतरकर कहा, आप दोनों फौरन कार में बैठ जाइए, मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। अजनबी के शब्द सुन राम रहीम मन ही मन चौंके। फिर बोले, आप कौन हैं? आपको कैसे मालूम कि हमें एयरपोर्ट जाना है? मेरा नाम अल्फांसो है। मुझे आप लोगों को एयरपोर्ट पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन जब मैं आपके घर पहुंचा तो आप लोग टैक्सी में बैठकर वहां से चल पड़े थे। अतः मैंने टैक्सी का पीछा किया और यहां तक पहुंच गया, और जिस बात का शक था वही हुई। हमें सूचना मिली थी कि आपको ग्रीनलैंड जाने से रोकने के लिए कुछ अज्ञात सिरफिरे लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर ऐसी बात थी तो इसकी जानकारी हमें क्यों नहीं दी गई थी? दरअसल ये सिर्फ सूचना ही थी, इसकी सच्चाई का कोई ठोस आधार हमारे पास नहीं था। अतः हम जो भी कार्यवाही कर रहे थे सिर्फ एहतियात के तौर पर ही कर रहे थे, और भगवान का शुक्र है कि आप दोनों बच गए। लेकिन हमें ग्रीनलैंड जाने से कौन और क्यों रोकना चाहता है? निश्चय ही इस कार्यवाही के पीछे किन्हीं खतरनाक लोगों का कोई खास मकसद छुपा है। बेशक अब इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता, पर मुझे अफसोस है कि मैं इस संदर्भ में आप लोगों को कोई खास जानकारी नहीं दे सकता। हाँ, कर्नल साहब जरूर कुछ बता सकते हैं। ओह, अब हमें चलना चाहिए, समय बहुत कम रह गया है। हाँ, हमें किसी भी हालत में ये फ्लाइट मिस नहीं करनी चाहिए राम भैया। आप लोग निश्चिंत रहिए, फ्लाइट मिस नहीं होगी। अब देर मत कीजिए, कार में बैठ जाइए। ठीक है। तत्पश्चात राम रहीम कार की पिछली सीट में समा गए। चालक अल्फांसो ने अपनी जगह संभाल ली। कुछ ही देर बाद कार विपरीत दिशा में दौड़ी जा रही थी। कुछ दूर जाकर कार जैसे ही जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर मुड़ी, राम चौंक कर बोला, यह आप किस तरफ जा रहे हैं मिस्टर अल्फांसो?
उसी तरफ जहां मुझे तुम लोगों को पहुंचाना है। अल्फांसो के बदले हुए सुर को भांप राम के मस्तिष्क में खतरे की घंटी घनघना उठी। अगले पल उसका हाथ बिजली की तेजी से अपने रिवॉल्वर पर पहुंच गया, लेकिन इससे पहले कि वो रिवॉल्वर निकालकर अल्फांसो को निशाने पर लेता, अल्फांसो का कर्कश स्वर उसके कानों से टकराया। बेकार है मिस्टर राम, तुम्हारा रिवॉल्वर तुम्हारे किसी काम का नहीं आएगा। शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारे और मेरे बीच शीशे की एक पारदर्शी दीवार मौजूद है, जिसे तुम्हारी रिवॉल्वर की गोली तो क्या, तोप के गोले भी नहीं भेज सकते। ओह, राम आह भर कर रह गया। उसकी पकड़ रिवॉल्वर पर ढीली पड़ गई, परंतु रहीम अल्फांसो की चेतावनी पर ध्यान दिए बगैर उस पर झपट पड़ा, लेकिन तुरंत ही उसे परिणाम भुगतना पड़ा। ठक आ रहीम का प्रयास असफल होते देख राम ने बगल का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसे भी सफलता नहीं मिली। तभी अल्फांसो गुर्राया, अब तुम लोग फंस चुके हो लड़कों। ओह, तो तुम उन्हीं लोगों के साथी हो जो हमें ग्रीनलैंड नहीं पहुंचने देना चाहते हैं। हाँ, लेकिन अब तुम दोनों ग्रीनलैंड तो जरूर पहुंचोगे, पर अपने मम्मी डैडी से कभी नहीं मिल पाओगे। ग्रीनलैंड पहुंचते ही चीफ तुम्हारा काम तमाम कर देगा। अट्ठास करते हुए अल्फांसो ने डैशबोर्ड पर लगा एक बटन दबा दिया। बटन के दबाते ही कार का पिछला भाग गैस चेंबर में तब्दील हो गया। ओह, जहरीला धुआं। जल्दी राम रहीम पिछली सीट पर बेहोश पड़े थे। बहुत चालाक बनते थे। फिर अचानक अल्फांसो ने कार की गति बढ़ा दी। लगभग 10 मिनट बाद कार जंगल के अंदर एक मैदानी भाग में पहुंचकर रुक गई। कार के रुकते ही दो व्यक्ति कार के निकट प्रकट हुए। अल्फांसो के आदेश पर उन्होंने राम रहीम के बेहोश शरीर को कार से खींचकर अपने कंधों पर लाद लिया और उड़ने के लिए तैयार खड़े एक छोटे फोर सीटर किंतु आधुनिक हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ गए। वे दोनों व्यक्ति मूर्छित राम रहीम के साथ हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। उनके बैठते ही हेलीकॉप्टर अपनी मंजिल की तरफ उड़ चला। उधर कैप्टन जुबोर अपनी रिपोर्ट कर्नल राघव के सामने पेश करते हुए बोला, सर, हमारे जवानों ने शहर के उत्तरी भाग का चप्पा चप्पा छान मारा है, परंतु कथित अंतरिक्ष मानव का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। समझ में नहीं आता आखिर वो कहाँ गायब हो गया। उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। सर, हमें कोई ऐसा निशान भी नहीं नजर आया है जिससे ये साबित हो कि कोई ऐसा मानव वहां की जमीन पर कहीं उतरा था। मैं तुम्हारी असफलता के पीछे छुपी निराश को समझता हूं कैप्टन, परंतु अगर तुम ये समझ रहे हो कि हमें गलत सूचना मिली है तो ये तुम्हारी भूल है। ये सूचना ना तो गलत है और ना ही मनगढ़ंत। हम तस्दीक कर चुके हैं। तो फिर उसका कोई ना कोई निशान तो नजर आता, अथवा किसी न किसी ने उसे जरूर देखा होता। सर, हमने स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की है, परंतु सबने ऐसे किसी मानव की जानकारी होने से इनकार किया है। ये मत भूलो कैप्टन कि ये घटना रात के दूसरे पहर में घटी है और उस समय लोग गहरी नींद में होते हैं। हो सकता है कि वो सुरक्षित जमीन पर उतरने में सफल हो गया हो। कहते कहते कर्नल राघव बुरी तरह चौंक उठे और अगले ही पल बोले, ओह माय गॉड, ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। कौन सी बात सर? कैप्टन, हम उत्तर में फैली पहाड़ी श्रृंखलाओं को तो भूल ही गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो अंतरिक्ष मानव जमीन पर सुरक्षित उतरने के बाद पहाड़ी इलाके में जा छुपा होगा। तुम जवानों को लेकर वहां जाओ और पहाड़ी का चप्पा चप्पा छान मारो। यस सर। कैप्टन जुबेर इजाजत लेकर जाने लगा तो कर्नल राघव उसे रोककर हिदायत देते हुए बोले, ये मत भूलना कि वो कोई साधारण मानव नहीं है और इस संबंध में तुम्हें केवल सतर्क ही नहीं रहना है बल्कि बुद्धि से भी काम लेना है। आप निश्चिंत रहिए सर, अगर वो पहाड़ी में छुपा हुआ है तो कैप्टन जुबेर की गिरफ्त से कदापि नहीं बच पाएगा। मैं उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ कर ही लौटूंगा। मुझे विश्वास है कैप्टन कि इस बार तुम खाली हाथ नहीं लौटोगे। ओके,
गुड लक। थैंक यू सर। तत्पश्चात कैप्टन जुबेर कक्ष से बाहर निकल गया। उधर जैसे ही हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरा, राम ने आंखें खोलकर अपने समीप लेटे रहीम की ओर देखा। लगता है रहीम समय पर अपनी सांस नहीं रोक सका था, इसलिए अभी तक बेहोश है। अतः जब तक रहीम को होश नहीं आता, मुझे भी बेहोशी का नाटक जारी रखना होगा। तभी आहट पा राम ने आंखें मूंद ली। थोड़ी ही देर बाद दो मजबूत हाथों ने उसे उठाकर अपने कंधों पर लाद लिया। फिर राम ने उस आदमी को अंधेरे में एक और बढ़ते देखा। पीछे पीछे उसका दूसरा साथी रहीम को उठाए बढ़ा चला जा रहा था। पता नहीं ये बदमाश हमें कहाँ ले जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद वे दोनों आदमी राम रहीम को लेकर एक कॉटेज में दाखिल हुए। वहां पहले से ही एक तीसरा आदमी मौजूद था। उन दोनों को देखते ही वो बोला, मैं चीफ को सूचना दे चुका हूँ, वे आ रहे हैं। उनका हुक्म है कि उनके आने तक इन दोनों लड़कों को कैद में रखा जाए, वो खुद इन्हें सजा देंगे। ठीक है, हम इन्हें गुफा में बंद कर देते हैं। फिर वे दोनों आदमी कॉटेज से संलग्न दूसरी द्वार की तरफ बढ़ गए। द्वार पार कर वे एक लंबी राहदारी से गुजरते हुए एक पहाड़ी दर्रे के मुहाने पर पहुंच गए। दर्रे के अंदर बने कैद खाने की एक कोठरी में उन्होंने दोनों को डाल दिया और द्वार बंद कर वापस लौट पड़े गए। उन आदमियों की नजरों से ओझल होते ही राम का मस्तिष्क सक्रिय हो उठा। इससे पहले कि उनका चीफ यहाँ पहुंचे, रहीम को होश में लाना जरूरी है। ये विचार दिमाग में आते ही राम लपक कर रहीम के निकट पहुंचा और उसे होश में लाने के प्रयास में जुट गया। रहीम, होश में आओ रहीम। लेकिन राम के शब्दों का रहीम पर कोई असर नहीं हुआ। तब राम ने अपनी गुप्त जेब से एक गोली निकालकर रहीम के नथुने के पास रख दी। गोली हवा के साथ घुलकर रहीम की सांसों के साथ उसके शरीर में पहुंच रही थी और जैसे ही गोली पूर्णतः घुलकर विलीन हुई, रहीम ने आंखें खोल दी। मैं कहाँ हूँ? रहीम, अपने आप को संभालो, हम दुश्मन की कैद में हैं, हमारे पास समय बहुत कम है। ओह। दूसरे ही पल रहीम उठकर बैठ गया। अब तुम कैसे हो? ठीक हूँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तत्पश्चात राम रहीम को अपनी योजना समझाने लगा। अभी राम की बात खत्म ही नहीं हुई थी कि तभी ठक ठक, शायद वे लोग आ रहे हैं, फौरन लेट जाओ। कहने के साथ ही राम फर्श पर लेट गया। रहीम ने भी उसका अनुसरण किया। थोड़ी ही देर बाद कोठरी का द्वार खोलकर दो आदमी अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक जैसे राम को उठाने को झुका, राम की लात घूम गई। तड़ाक! आ! इससे पहले कि दूसरा खतरे को भांप पाता, रहीम बिजली की फुर्ती से उठा और शिकारी चीते के समान उस पर झपट पड़ा। ढिसुम! उफ! फिर इससे पहले कि वे आदमी संभल पाते, राम रहीम कोठरी से बाहर निकल आए। अब तुम लोग यहाँ आराम करो, हम चलते हैं। मैं कहता हूं दरवाजा खोल दो, तुम लोग यहां से बचकर नहीं जा पाओगे। तुम्हें जो करना है कर लो, हम जा रहे हैं। बाय बाय माय फुट। उधर चीफ डीन अपने आदमियों के लौटने में देरी होते देख गरज उठा। लार्गो, तुम जाकर देखो कि वे हरामखोर उन छोकरों को लाने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं। यस चीफ। लार्गो फौरन संलग्न द्वार को पार कर नजरों से ओझल हो गया। लगभग 5 मिनट बाद जब वो वापस लौटा तो उसके दोनों हाथों में उन दोनों आदमियों की गर्दनें दबी हुई थी जो राम रहीम को लेने गए थे। उन्हें देखते ही डीन गरज उठा। वो छोकरे कहाँ है? ये हरामजादे कहते हैं कि वे छोकरे इन्हें कोठरी में कैद करके भाग गए। कहने के साथ ही लार्गो ने उन दोनों को डीन के कदमों पर पटक दिया। आई हाय, तुम लोग दो मामूली लड़कों से मात खा गए। डीन की गर्जना सुन वे गिड़गिड़ा उठे। चीफ, हमें क्षमा कर दो, हम उन्हें बेहोश समझ रहे थे पर वे होश में थे। हमसे भूल हो गई है चीफ। इस भूल की सजा सिर्फ मौत है मूर्खों। फिर डीन ने लार्गो को कुछ इशारा किया। डीन का इशारा मिलते ही लार्गो ने उन दोनों को अपनी बाहों के गिरफ्त में ले लिया और एक ही झटके में उनकी गर्दनें तोड़ डाली। फड़ाक कड़ाक। फिर जैसे लार्गो ने उन्हें अपने बाहों से मुक्त किया, उनकी लाशें फर्श पर ढेर हो गई। तब डीन अपने आदमियों को संबोधित करते हुए बोला, वे छोकरे जरूर पहाड़ियों की तरफ गए होंगे क्योंकि एक वही दिशा है जिधर से
हमारे आदमियों की नजरों से बचाकर वे जा सकते हैं। उन लड़कों का जीवित रहना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए पहाड़ियों पर जो बारूद बिछा है उसे उड़ा दो ताकि उन लड़कों की लाशें चट्टानों में ही दफन होकर रह जाए। जो आज्ञा चीफ। तत्पश्चात डीन लार्गो के साथ कॉटेज से निकलकर अपने हेलीकॉप्टर में जा बैठा। हेलीकॉप्टर को आकाश में उड़ाने के बाद लार्गो चिंतित स्वर में बोला, चीफ, पहाड़ी में धमाके होंगे तो सरकार का ध्यान इन पहाड़ियों की तरफ आकर्षित हो जाएगा और तब सेना के जवान धमाकों का कारण पता लगाते हुए हमारे इन खुफिया अड्डे तक भी पहुंच सकते हैं। परेशान मत हो लार्गो, बारूद के फटते ही पहाड़ी के साथ साथ हमारा ये बना खुफिया अड्डा भी तबाह हो जाएगा और सैनिकों को यहाँ हमारे खिलाफ कोई जिंदा सबूत नहीं मिल पाएगा। अपनी बात पूरी करते ही डीन ठाका लगाकर हंस पड़ा। उधर राम रहीम पहाड़ियों के किनारे किनारे दौड़े चले जा रहे थे कि अचानक पिछली दिशा से एक हेलीकॉप्टर को आते देख दोनों ठिठक कर रुक गए। राम भैया, हमें मदद के लिए सिग्नल देना चाहिए। ये बेवकूफ़ी भरा ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। उसमें दोस्त की बजाय हमारे दुश्मनों के होने की ज़्यादा संभावना है। ओह, लेकिन हम इस तरह कब तक दौड़ते रहेंगे? अब तक तो उन्हें हमारे भाग निकलने की भी जानकारी हो गई होगी और दुश्मन के आदमी हमारी तलाश में इसी ओर आ रहे होंगे। धड़ाम। नहीं रहीम, वे इस तरफ आने की बजाय। राम अभी अपनी पूरी बात भी नहीं कर पाया था कि ऊपर पहाड़ियों पर जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम। राम रहीम ने चौंक कर निगाहें ऊपर उठाई थी कि उन्हें एक पहाड़ टूटकर अपने ऊपर गिरता नजर आया। ओह रहीम, बचो, भागो। खतरा भागते ही दोनों दौड़ पड़े, लेकिन तभी एक के बाद एक कई धमाके हुए और पूरा इलाका धमाकों की आवाजों से गूंज उठा। तभी रहीम ने राम को एक गिरती हुई चट्टान की जद में आते देखा। अगले पल वो उछला और राम को लिए जमीन पर लुढ़कता चला गया। अचानक रहीम का सिर एक पत्थर से टकराया और राम उसकी बाहों से निकलकर दूर हो गया। रहीम! रहीम ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में वो अपना संतुलन खो बैठा और लुढ़कता हुआ एक खड्डे में जा गिरा। तत्पश्चात रहीम कुछ न जान सका क्योंकि उसकी चेतना लुप्त हो चुकी थी। क्या राम रहीम मौत के क्रूर हाथों से बच पाए? क्या ग्रीनलैंड के सैनिक अंतरिक्ष के अजूबे को ढूंढ पाए? क्या चीफ डीन का विश्व सम्राट बनने का सपना पूरा हो सका? क्या एल्ड्रेड अपने मास्टर के आदेश का पालन कर पाया या फिर प्रोफेसर ब्लैक और चीफ डीन के इशारों पर नाचने वाला खिलौना बनकर रह गया? क्या कर्नल राघव ग्रीनलैंड की आज़ादी और विश्व पर मंडरा रहे खतरे को समाप्त करने में कामयाब हो पाए? अंतरिक्ष के अजूबे ने ग्रीनलैंड की धरती पर क्या कहर बरपाया, उसका अंजाम जानने के लिए पढ़ें मनोज चित्रकथा के इसी सेट में प्रकाशित होने वाली हैरत अंगेज घटनाओं से ओतप्रोत सनसनीपूर्ण चित्रकथा राम रहीम और प्रलयंकारी दानव। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। ओके, आप देख सकते हैं ये राम रहीम के कुछ कॉमिक्सें हैं, इसकी पोस्टर्स हैं, आप देख सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।